हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दीजिए। तो उसी सीरीज़ को लेकर हम आए हैं। हम अपने इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो पिछली शिफ्ट हुई थी, फरवरी में हुई थी, शायद फरवरी 2022 में पेपर हुए थे। तो उन्हीं के पेपर्स को हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। 1 फरवरी 2022 को ये पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे 1 फरवरी 2022 शिफ्ट 1 के, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ये नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 43, 91 और 183 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल प्राप्त हो ना। तो सेम रिमाइंडर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। जैसे 43, 91 और 183 ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 43, 43, 86 और 5, है ना। मतलब यहाँ पे डिफरेंस है 48 का और यहाँ पे डिफरेंस होगा 92 का डिफरेंस, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें, अब ये जो डिफरेंस आता है, अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स होते तो हम उनमें से भी डिफरेंस ऐसे लेते जाते और जो भी नंबर आते वो यहाँ पर आते जाते हमारे। लेकिन अभी हमारे पास 2 ही नंबर है, तो हम इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, एचसीएफ आएगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने के बाद प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल देगी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये सबसे पहले डिवाइड होगा किससे, 4 से। 4 से कितनी बार कटेगा, ये 12 बार। 4 से ये कटेगा 23 बार, है ना। लेकिन जो 23 और 12 हैं, है ना, ये नंबर जो है वो इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर निकलने वाला नहीं है। तो हमारा 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो जो भी ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन हो कि एक ही शेषफल प्राप्त हो, एक ही से मतलब एक नहीं है, एक ही से मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, है ना, जो भी कुछ भी हो सकता है। वो शेषफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होने वाला है, ए होने वाला है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आ गया हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन, 98 नंबर का क्वेश्चन। पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, है ना। तो 3:1 का अनुपात है। तो मान लेते हैं कि पिता कितने हैं, 3x, और पुत्र कितने हैं, x। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 147। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 3x², है ना। 3x और x का मल्टी होगा तो कितना हो जाएगा, x²। तो कितना हो गया, 3x²। और दिया कितना है, 147। तो x² की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 4 बचा 2, 7, है ना, 9। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 7, है ना। लेकिन हालांकि ये x² की वैल्यू अगर 49 है तो x की वैल्यू होती है +-7। लेकिन अब आयु -7 तो हो नहीं सकती, तो इसलिए x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 7 ही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। अब बोला 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद, अभी वर्तमान कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 7, तो पिता की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x मतलब कितना, 21, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, x मतलब कितना, 7। अब बोला 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता कितने के हो जाएंगे, 26 के, और पुत्र कितने के हो जाएंगे, 12 के। तो इनका अनुपात कितना बनने वाला है, 13:6। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी, 13:6, है ना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, 13:6 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम को 100 मीटर प्रति मिनट की दर से तिरछा चलकर आयताकार क्षेत्र को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। श्याम 105 मीटर प्रति मिनट की दर से किनारे पर चलकर 40 सेकंड में उसी क्षेत्र को पार करता है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारा आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र है इस तरीके का, ठीक है। अब बोला तिरछा चलकर, तिरछा चलकर मतलब मान लो ए
बी सी डी, ये आयताकार क्षेत्र है। तो ए से सी तक चलने में, लंबाई चौड़ाई को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड। कितने की गति से? 100 मीटर प्रति मिनट की दर से। इसका मतलब ये है कि 100 मीटर प्रति मिनट मतलब 60 सेकंड में कितना? 100 मीटर, है ना। 100 मीटर प्रति मिनट 60 सेकंड में 100 मीटर, तो 30 सेकंड में कितना चला होगा वो? 50 मीटर। और 30 सेकंड में वो चला कितना है? ए से सी तक। मतलब ये वाली जो दूरी है हमारी, कर्ण का मान कितना आ गया है हमारा? 50। कर्ण का मान हमारा आ गया है 50। अब बोल रहा है श्याम 105 मीटर प्रति मिनट की दर से चलकर 40 सेकंड में उसी क्षेत्र को पार करता है। अब श्याम क्या करता है? ए से चलता है बी और फिर बी से चलता है सी। मतलब उसने कितना चला? लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई चला है श्याम ने, और वो कैसे चल रहा है? 105 मीटर प्रति मिनट मतलब 60 सेकंड में 105 मीटर, और चलता कितने में है? 40 सेकंड में। तो 60 में चला है 105, तो मैं इसको 3 से काट दूं तो कितना जाएगा? 20। 3 से काट दूंगा इसको कितना जाएगा? 35। और 2 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ जाएगा 40, और यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा तो कितना जाएगा? 70। मतलब 40 सेकंड में उसने चला कितना है? 70, और 40 सेकंड में चला कितना है? लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना आ गया हमारा? 70। और विकर्ण का मान कितना आया है? 50। मतलब √L² + B² का मान कितना आया है? 50। हमसे पूछा क्या है? उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। LB का मान हमसे पूछा है, तो हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है। L² + B² का मान हमें दिया हुआ है, L + B का मान दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? LB। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। हम इसको ऐसे निकालेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला L + B के होल स्क्वायर का। तो क्या होता है? L² + B² + 2LB। ठीक है, तो L + B का मान कितना दिया हुआ हमें? 70। तो 70 का क्या कर देंगे हम? वर्ग। और L² + B², देखो √L² + B² का मान कितना है? 50। तो यहाँ से हम निकालेंगे L² + B² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2500। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी है? 2500 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2LB। अब देखिए ये 2LB तो यहीं रहेगा, और ये 2500 जाके यहाँ घट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4900 में से 2500 गए तो कितना बचा? 2400। तो 2LB की वैल्यू 2400 है, तो LB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। तो क्षेत्रफल का मान कितना आ गया हमारा? 1200। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमारे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमारे 2-3 टॉपिक कवर हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो आपका यहाँ पे मेंसुरेशन 2D का, क्षेत्रमिति का भी आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, प्लस आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ के 2 टॉपिक कवर कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉक्स वेट, एक बक्सा है जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन कितना होता है? 8.5, और जब वह आधा भरा होता है तब वजन होता है 5.5 kg। तो खाली बक्से का वजन कितना है ना। तो देखिए फुल भरा है ना, फुल जब है तो कितना है? 8.5। फुल में कितना है? 8.5, और हाफ में कितना है? 5.5। मतलब जो उसमें हाफ जो रेत है, रेत का वजन, हाफ रेत में वजन कितना है? 3 kg। तो फुल रेत में वजन कितना हो जाएगा? 6 kg। फुल रेत का वजन कितना हो गया? 6 kg। और बॉक्स के साथ वजन कितना है? 8.5 kg। तो बॉक्स कितने का है? 2.5 kg का। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, किसका वजन बचाना? खाली बक्से का। तो खाली बक्से का वजन कितना हो जाएगा? 2.5। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी। करेक्ट आंसर है हमारा सी, 2.5 kg। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। टाइम एंड वर्क, है ना, ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ABC किसी का अकेले को कितने में? 50, 75 और 20 दिनों में। तो A करता है 50 में, B करता है 75 75 में, और C करता है 20 में। तो इनका LCM कितना आ जाएगा? इनका LCM आ जाएगा
50, 150, 300, तो एलसीएम आ गया इनका 300। तो 50 दिन में 300 यूनिट, मतलब एक दिन में कितनी यूनिट हो रही होंगी यहाँ पे 6। 75 दिन में 300, मतलब एक दिन में हो रही होगी यहाँ पे 4। और 20 दिन में 300 यूनिट, मतलब एक दिन में कितनी हो रही होंगी 15। अब बोला वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते, तो सभी को 4 दिन एक साथ काम करा दो। 6 4 10 और 15 25। 25 यूनिट करते हैं तीनों मिलकर, ए बी और सी। 6 4 10 और 15 25, तीनों ने मिलके किए 25। कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 100। अब शेष काम बचा कितना है? 200। फिर सी काम छोड़कर चल देता है, तो सी ने काम छोड़कर चला गया, तो सी अब काम नहीं करेगा। कौन करेंगे? ए और बी। तो ए और बी कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे? तो ए और बी मिलकर अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10, और करना कितना है? 200। तो कितने दिन लगने वाले हैं हमारे? 20। कुल काम बटे एक दिन का काम बराबर लगने वाले दिनों की संख्या। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म कर लेंगे? 20 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक है? तो ये 3D का क्वेश्चन है ना। तो ये जो बॉक्स है ये कैसा है? घनाभाकार है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना। तो आयत का जो 3D रूप होता है वो क्या होता है हमारा? इस तरीके से होगा। ये काफ़ी दिनों से मैंने पढ़ाया नहीं, तो अभी हाथ थोड़े चल नहीं रहे हैं ना। तो लंबाई हो गई 10, चौड़ाई हो गई 15 और ऊंचाई कितनी हो गई? ये ऐसे 3D में रहेगा तो ये ऊंचाई हो जाएगी 8। तो 6 फलक होंगे, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक दाएं का, एक बाएं का, एक सामने का और एक पीछे का। तो 6 फलक होंगे। तो लंबाई चौड़ाई वाले कितने बनेंगे? 2। चौड़ाई ऊंचाई वाले कितने बनेंगे? 2। और ऊंचाई लंबाई वाले कितने बनेंगे? 2। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका? संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वही हमसे पूछा है कि कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक है, मतलब टोटल सरफेस कितना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 2LB 10 × 15 कितना हो गया? 150 प्लस BH 15 × 8 120 प्लस HL हो जाएगा 10 × 8, 10 × 8 कितना हो जाएगा? 80। तो ये कितना हो गया? 270 और 80 350 2 जा 700। तो कितने की आवश्यकता पड़ने वाली हमें? 700 स्क्वायर सेंटीमीटर की हमें आवश्यकता पड़ने वाली। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है 5 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे के उम्र की 5 गुना थी। 5 साल पहले 5 गुना थी, है ना। मतलब 5 साल पहले x और कितनी थी? 5x थी। ये हो गया पिता और ये हो गया बेटा, ठीक है। 5 साल पहले। तो आज की स्थिति में क्या है इनकी? 5-5 साल उम्र ज़्यादा होगी, है ना। तो बोला है कि वर्तमान में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। तो वर्तमान में कितनी हो गई है? 5x + 5 और x + 5। 5 साल पहले इतनी थी, तो आज कितनी होगी? दोनों की उम्र 5-5 साल आगे बढ़ गई, तो x + 5 और 5x + 5 हो गया। अब लेकिन क्या है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी रह गई है? 3 गुनी। तो 5x + 5 जो है वो x + 5 का कितना रह गया है? 3 गुना रह गया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x + 5 ये कितना हो जाएगा? 3x + 15। यहाँ पर ये इस तरफ जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2x। और ये 5 यहाँ के घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो x बराबर कितना आ गया? 5, ठीक है। तो अभी बोला बेटे की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बेटे की क्या है? ये वाली है। तो x की वैल्यू आ गई 5, तो x + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए। करेक्ट आंसर कितना हमारा? ए 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ा इसको बड़े बड़े में लिख ले रहा हूँ। A 6 5
4 3 7 7 8 और b, ये जो संख्या है ये बोला है 12 से विभाज्य है, संख्या बोला है 12 से विभाज्य, तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या यदि 12 से विभाज्य है तो 12 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 3 से भी विभाज्य होना पड़ेगा और 4 से भी विभाज्य होना पड़ेगा, तब संख्या 12 से विभाज्य मानी जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग, मतलब जैसे ये a प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस b, ये अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। और जब 4 से विभाजिता का नियम देखते तो 4 से विभाजित होने के लिए जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये संख्या क्या होना चाहिए? हमारी 4 से विभाजित होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे सबसे पहले हम 4 से विभाजिता का नियम देख लेते क्योंकि ये थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है। b की वैल्यू यहाँ पर देखो, यदि हम b की वैल्यू 0 ले लें, b की वैल्यू 0 ले लें तो ये 80 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। या फिर हम b की वैल्यू 4 ले लें तो ये 84 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। या फिर हम b की वैल्यू 8 ले लें तो 88 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारा नहीं बनता है कि b के वैल्यू कोई हो। तो यहाँ पे b के 3 पॉसिबल मान आ गए हमारे, 0, 4 और 8। अब हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी में क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए ये 6 तो 3 से कट जाएगा, 5 4 9 भी 3 से कट जाएगा, ये 3 भी 3 से कट जाएगा, और ये 7 और 8 15 भी 3 से कट जाएंगे। तो बचेगा कितना? 6। अब इसको जब मैं 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बन रहा है a प्लस बी प्लस 1, ये संख्या क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए ये संख्या 3 से डिविजिबल है, मतलब a और b का मान कितना हो गया? a प्लस b का एक मान मेरे को पता चल गया 2, क्योंकि 2 और 1 कितने होंगे? 3, और 3 3 से कट जाएगा। या फिर यहाँ पर एक मान और हो सकता है कि मैं यहाँ पर ले लूँ a और b का मान 5, 5 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, तो a और b का एक मान ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखें कि a और b का मान मिलके कितना हो जाए? 8, 8 और 1 कितना होगा? 9, तो भी 3 से कट जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू कितनी बन रही है? a की, ये हो गई थी हमारी b की पॉसिबल वैल्यू, और ये हो गई हमारी a की पॉसिबल वैल्यू, है ना। तो a की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, 5 आ रही है, और नहीं 2 आ रही है, 2 आ रही है, 5 आ रही है और 8 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास 2a प्लस 3b का मान निकालना है। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, 2a प्लस 3b वाला। कैसे? कि 2a 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 16 24 40, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, हमारे पास सारे सिंगल डिजिट के ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि 2a का मान कितना होगा? 2। तो a का मान अगर मैं 2 लूँगा तो a का मान मैंने 2 ले लिया, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, और b का मान मैंने 0 ले लिया, तो b का मान 0 ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। 4 और 0 मिलके कितने हो गए? 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा? डी वाला 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था। अगर समझ में ना आए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में ज़्यादा डिटेल में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 31 से विभाजित है? तो मैंने लास्ट ईयर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, जब पेपर शुरू हो गए थे और सबने बताया था कि डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था डिविजिबिलिटी के ऊपर। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये डिविजिबिलिटी वाले आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, आप वो वीडियो देखकर डिविजिबिलिटी वाले सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार वो वीडियो को देख लो। क्यूबॉइड के सतह क्षेत्र का पता लगाइए यदि लंबाई 5.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.7 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द क्यूबॉइड सरफेस एरिया। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है हमारा क्यूबॉइड क्या होता है? हमारा घनाभ, है ना। तो यहाँ पर एक तो पहली बात यह है कि इन लोगों को यहाँ पे घनाभ बोलना चाहिए था। क्यूबॉइड भाई चलो कोई हिंदी मीडियम का है उसे कैसे पता चलेगा क्यूबॉइड क्या होता है? तो हमें वैसे, लेकिन ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख के आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये क्या है? घनाभ है। तो इसमें बोला है कि सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या है? वही फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, 2LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले में आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा कैलकुलेट खुद कर लेना। इसका आंसर जो ये है वो ये आ रहा है 333.32। ठीक है,
ये आपको मैंने एक क्वेश्चन इसका करा दिया, इसलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। अब ये है सर्कल की त्रिज्या दी हुई है कितनी 4.5, हमें से क्या पूछा है सर्कल का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या दी हुई है और सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो 4.5 इंटू 4.5 है ना। तो चाहो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 45 का वर्ग होता है 20/25, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा के और यहाँ लगा देना 22/7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इसको अपन ऐसे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी भी बनेगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो ये काम अपना बैठ के बढ़िया आप कॉपी पेन निकाल के और कैलकुलेशन करते रहा करो। अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आएगा जो बताने लायक होगा वो मैं बता दूंगा। 17 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो 17 आदमी कितने दिन में, 13 दिन में। तो इतने मेन डेज का काम है और कितने आदमियों से कराना है, 65 आदमियों से कराना है। तो मेन डेज के बटे में क्या आ जाएगा मेंस, तो लगने वाले दिनों की संख्या हमें पता चल जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन है, पुराने वीडियो अगर आपने देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमें, अच्छा सारे ऑप्शन ऐसे ये 65 वाला ऑप्शन दिख रहा है तो इसको इन्हें डायरेक्ट गुणा कर दिया है। 13 में 13 का गुणा होगा 169 और 169 और 52 है ना 221 अपॉन में कितना 65। इसी को इसने यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया है, कुछ काटा पीटी नहीं किया है। तो ऐसा तो बहुत ही बढ़िया है अगर कोई एग्जामिनर दे दे फालतू काटने के लिए। ये आ गया रीजनिंग शब्दकोश वाले क्वेश्चन, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। मेंटल एबिलिटी के, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के क्वेश्चन को वो आपस, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ये सब स्क्वायर की सीरीज है। रीजनिंग सभी कुछ वाले क्वेश्चन। तो ये अपने पासा, तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो है, एक सेम क्वेश्चन इधर है, ये थोड़ा सा इजी है, मैं डिफिकल्ट वाला बता देता हूँ। 28 लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। तो जैसे मान लो ये एक पंक्ति है और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। यहाँ से ए बाएं छोर से 19वें स्थान पे, बाएं छोर से 19वें स्थान पर है ए, मतलब ए के इस तरफ कितने लोग हैं 18 लोग हैं। और बी दाएं छोर से राइट हैंड साइड से कितने 13वें स्थान पे। अच्छा, जबकि बच्चे कितने हैं टोटल 28, अगर इन दोनों को सम करेंगे तो हो जाएंगे ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि बी यहाँ कहीं पर होगा। तो बी कहाँ है, दाएं छोर से 13वें स्थान पर। तो देखो 18 और 1, ए को मिला के कितने हो गए 19 और टोटल कितने 28। इसका मतलब है कि 9 लोग जो हैं वो इस तरफ हैं इसके, तभी तो 18 1 19 और 9 28। पंक्ति कितने की है 28 की है। अब देखो यहाँ पर हो गए हैं 9, एक ए हो गया है 10 और इसका स्थान कितना है 13वां, मतलब 2 लोग यहाँ पर होंगे और फिर कौन होगा बी होगा, तब तो उसका स्थान बनेगा 13वां। देखो 9 यहाँ पर, ए के इस तरफ, 1 9 10 और यहाँ पे कितने होंगे 2 और फिर होगा बी। तो हमसे क्या पूछा, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। तो ए और बी के बीच मध्य में कितने लड़के बैठे, तो ए और बी के मध्य में कितने लड़के आ रहे हैं 2 लड़के आ रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन में 2, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, 22 लड़कियों की एक पंक्ति में x दाएं छोर से 19वें स्थान पर है और बाएं छोर से 21वें स्थान पर है ना। और जबकि बच्चे कितने हैं उसके, पंक्ति के में हैं कितनी लड़कियां, टोटल 22 है ना। तो वैसी क्वेश्चन है, फिर इसी को उसी तरीके से सेट करके आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर जो है वो है 20। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 32% का 3/8 ऑफ, अच्छा हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर दिया इसने। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, 32% का 3/8 का 23
बटा 27 का 1575, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो 32%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, और ये का मतलब भी हो गया गुणा, ठीक है। तो हमने काटना शुरू कर दिया, 8 चौके 32, 4 से काटा 25 बार, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं 25 से काट रहा हूँ, 25 छिंग 150, बचेगा कितना 7, 25 दिया 75। इसको 3 से काटा मैंने 9 बार, और 9 से काट दिया इसको, 9 7 63, मतलब 23 × 7 140, और 30 आते 21, मतलब कितना हो गया 161। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन में 161, है ना, डी ऑप्शन में 161। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जब भी परसेंटेज लिखा उसका मतलब होता है बटे में 100, और का मतलब होता है गुणा। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तो हमें इसी तरीके से इसको डील करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। तो जब भी इस तरीके से दिया हो, कैसा, A से B का रिलेशन दिया हो और B से C का रिलेशन दिया हो, तो हमेशा ये जो आखिरी में आ रहा है, अब चाहे C से D का दिया होता, जो आखिरी में आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आ रहा है C, तो इसको मैं मान लूँगा 100। अब बोला है B C से 20% कम है, C से 20% कम, तो C का 10% कितना है 10, तो 20% कितना हो जाएगा 20, 20 कम मतलब कितना 80 है। और बोला है A B से 40% अधिक है, A B से 40% अधिक, तो 20 का 10% कितना है 8, तो 40% कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 10% कितना है 8, तो 40% कितना हो जाएगा 32, तो ये 32 अधिक है, तो 180 से 32 अधिक कितना हो जाएगा 112। अब हमसे बोला है A और C का अनुपात का मान ज्ञात करना है, हमें A अनुपात C का मान ज्ञात करना, तो A 112 अनुपात C 100, तो 4 से काट देंगे 25 बार, 4 से काटेंगे इसको 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, तो 28 अनुपात 28 अनुपात 25 C ऑप्शन में दिया हुआ था, 28 अनुपात 25। तो ऐसे हमारा इस तरीके क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी A से B और B से C दिया हो, C से D दिया हो, D से E दिया हो, तो अगर सबसे आखिरी में A से B, B से C इस तरीके से चेन बन के आगे बढ़ रहा है, तो हमेशा हम किसको 100 मानेंगे, आखिरी वाले को 100 मानेंगे, और उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करके आगे उसके मान निकाल के, और फिर उसमें जो भी रिलेट करके बता देगा। कभी पूछता है कि A C से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कभी पूछता है कि A और C का अनुपात क्या है, तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज के 20 पारियों में एक निश्चित औसत रन है, 21वीं पारी में उसने 137 रन बनाए, उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, है ना। तो जैसे कोई खिलाड़ी है, उसने 20 पारी तक उसका कोई एवरेज है, अब 21वीं पारी में उसने 137 रन बनाया, जिससे उसका एवरेज बढ़ गया है। तो एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है, कि एवरेज बढ़ने का मतलब यह है कि उसने अभी तक जितनी पारियों में जितना औसत था उससे ज़्यादा रन बनाए, तब तो उसका एवरेज बढ़ा है ना। एवरेज बढ़ने का मतलब यह है कि जैसे 1 से 20 तक की जो पारियां थी उनका एक कंपोजिट एवरेज होगा, उसका एक कंबाइंड एवरेज होगा, और उस एवरेज में उसने कुछ बढ़ोतरी कर दी है 21वीं पारी में, और बढ़ोतरी कितने रन की है 4 रन की है। तो ये जो 20 पारी थी, 20 पारी में उसका 4 रन का औसत बढ़ गया, मतलब उसने हर पारी के 4-4 रन एक्स्ट्रा बन गए, तो 20 पारी के कुल कितने रन एक्स्ट्रा बन गए हैं, उसके 80 रन एक्स्ट्रा बन गए। मतलब जितना औसत था उतना तो बनाया ही है, प्लस 80 रन और एक्स्ट्रा बनाया है ना। तो यहाँ पर उसने और रन कितने बनाया है 137, मतलब 137 रन बनाया है, जिसमें से 80 क्या है एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये है कि उसका औसत कितना है 57 उसका औसत है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 57 रन, डी ऑप्शन में।
ना। तो इसको इस तरीके से समझना है। बाकी आप बेसिक से करेंगे तो 20 पारियों 21वीं पारी में 137 रन बनाए तो 20 पारी का औसत हम ले लेंगे मान लो x, तो ये हो गया, प्लस उसमें कितना हो गया, उसने 21वें पारी के रन कितना हो गया, इतना हो गया, और 21 पारी के बाद उसका औसत कितना है, 4 रन बढ़ गए, मतलब 21 × x+4 हो गए। तो ये हो गए 21 पारी के बाद रन, और ये भी, तो दोनों को कंपेयर करके x का मान निकाल लेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को यूज करके इस तरीके से क्वेश्चन करें कि 20 पारी तक जो रन बनाने थे उतने तो बना ही बनाया, अब एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि उसने 20 पारियों के औसत से एक्स्ट्रा रन बनाए। और कितने एक्स्ट्रा बनाए हैं वो कैसे पता चलेगा, कि उसके 4 रन प्रति पारी बढ़ गए। औसत बढ़ने का मतलब क्या है, 4 रन प्रति पारी बढ़ जाना। तो 20 पारियों के 4 रन प्रति पारी बढ़ने का मतलब है कि 80 रन टोटल एक्स्ट्रा बनाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। ये बीच बीच में इसलिए ये लिखा आ रहा है क्योंकि हमने MPPEB की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। 41 रुपये की धनराशि को 50 व्यक्तियों के मध्य बांटा जाता है। प्रत्येक पुरुष को 90 पैसे और प्रत्येक महिला को 65 पैसे मिलते हैं। पुरुषों की संख्या क्या है ना। तो देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ ये दी हुई है कि 4100 पैसे हैं टोटल, उसको बांटा गया है 50 लोगों के मध्य में। ठीक है, और पुरुषों को दिए गए हैं 90 पैसे, यहाँ लिखता हूँ, पुरुषों को दिए गए हैं 90 पैसे और महिलाओं को दिए गए हैं 65 पैसे। तो इन जो दोनों को मिला के क्या बनी है, टोटल जनसंख्या है ना, टोटल जितने भी लोग हैं वो, और टोटल जनसंख्या को बटे कितने हैं, 4100 रुपये। तो ऑन एन एवरेज मिश्रण को कितने मिले हैं, 4100 बटे 50। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40 है ना। तो ऑन एन एवरेज कितना मिला है, 82 पैसा मिला है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। मिश्रण को मिला के देखें तो 82 पैसा मिला है। तो 90 में से 82 गया, कितना आया, 8, और ये 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब ये है कि पुरुष 17 और महिला कितनी है, 8, 17 और 8 के अनुपात में है। हमसे पूछा है कि पुरुषों की संख्या क्या है, तो 17 और 8 कितने हो गए, 25। ठीक है, और अनुपात का योग कितना हो गया, 25, और लोगों का, व्यक्तियों का योग कितना है, 60। तो 25 पे वैल्यू कितनी होगी, 50, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई, 2। पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं, 17 अनुपात, तो 1 अनुपात, अगर 1 पे वैल्यू 17 है तो 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर, 34। ये डी ऑप्शन में जो 34 दिया हुआ है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये डी ऑप्शन में 34 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सरल कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। 60 तिया 180 और 40 चौके 160, 180 में से 160 गए तो कितना बचा, 20 क्वेश्चन ये। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन को तो बिल्कुल देखते ही करना है क्योंकि समय बचाना है हमें। ठीक है, चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 3 लड़कियों P, Q और R का औसत वजन 92 किलोग्राम है। एक अन्य लड़की S के इस समूह में शामिल होने पर अब औसत वजन 88 किलोग्राम हो जाता है। तो ये पहली लाइन को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि P, Q और R का वजन था 92 और S के आने से उनका औसत वजन घट गया है। इसका मतलब है कि वो 92 किलोग्राम से कम वजन की है और उसने क्या किया है, सभी का वजन को एवरेज मिलाते हुए उसको क्या किया है, कम कर लिया है। जैसे मान लो कि 3 लोग थे तो तीनों लोगों को अगर हम बोलें कि उनका औसत कंट्रीब्यूशन, पैसे जमा करने का कंट्रीब्यूशन 92 रुपये था, लेकिन एक चौथे व्यक्ति को और ले आए तो उसके आने के बाद उनका औसत कंट्रीब्यूशन कितना रह गया, 88 रह गया। इसका मतलब यह है कि जो चौथा व्यक्ति आया उसने और कम पैसे दिए। तो कितने कम पैसे दिए वो कैसे पता चलेगा, देखिए औसत कितना कम हुआ है हमारा, 4। पहले कितना था, 92, अब कितना हो गया, 88। इसका मतलब यह है कि जो नई लड़की आई है इसने 4 की कमी लेकर आई है। और कितने लोगों में लेकर आई, इसके आने से 3 लोगों में और कमी हो गई। तो टोटल हमारा इसके आने से 12 की कमी हो गई। ठीक है, इसके 12 की कमी का मतलब यह है कि इसने जो अब नया औसत है 88, इससे 12 कम, इसके आने से 12 की कमी हुई है। मतलब ये है कि इसका जो वजन है वो कितना है, 76 kg है
है ना, ये क्लियर। अब आगे देखते हैं, लड़की टी जिसका वजन S से 3 किलोग्राम अधिक है, जो टी है उसका वजन कितना है, 3 किलोग्राम अधिक, मतलब लड़की टी का वजन कितना है, 79 kg, है ना। Q की जगह आ जाती है, अब ये क्या कर रही है, Q की जगह आ जाएगी। तो अभी हमारे पास कौन कौन थे, P, Q, R और S। अब इस Q की जगह पर कौन आ जाएगी, लड़की T आ जाएगी। तो P, R, S और T का वजन कितना हो जाएगा, 87 kg हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले वजन कितना था, 88, अब कितना हो गया है, 87। तो इनने 87 जो वजन हुआ है वो क्यों हुआ है, 1 किलोग्राम की और कमी हो गई। क्यों कमी हो गई, क्योंकि इस T ने 79 kg दिया, लेकिन इसने हटा दिया है Q को, और उसका वजन क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, तभी तो औसत में 1 की और कमी आ गई है। औसत में 1 की और कमी आने का मतलब ये है कि इसका वजन, Q का वजन T के वजन 4 kg ज़्यादा था। 1 2 3 4, 4 लोग हैं, 4 kg ज़्यादा था, मतलब उसका वजन कितना था, 83 kg था, क्योंकि Q की जगह पर हमने T को लिया, है ना। अब लोग हो गए हैं 4, और 4 लोगों में एक औसत में 1 की कमी, मतलब टोटल में कितने की कमी, 4 की कमी, है ना। तो 4 की कमी कब आई है, Q को हटाने के बाद। इसका मतलब ये है कि T से Q 4 kg ज़्यादा था, मतलब कितना था, 83 kg था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन 83। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो इसको मैं आपको एक बेसिक भी बता देता हूँ कि इसका बेसिक हम कैसे करेंगे। देखिए हम इसको बेसिक से कैसे करेंगे, हमें दिया है P, Q और R का औसत है 92, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा कितना, 270 और 6, 276। ठीक, P प्लस Q प्लस R की वैल्यू पता चल गई। एक अन्य लड़की के शामिल हो जाने से P प्लस Q प्लस R प्लस एक अन्य लड़की S के शामिल हो जाने से औसत कितना हो जाता है, 88। तो अब हो गए हैं लोग 4, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, औसत में 4 का गुणा। तो 88 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 320 और 32, 352। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, S की वैल्यू। इन ग्रुप में S ही तो एक्स्ट्रा है, या फिर सीधे सीधे घटा देंगे तो P से P, Q से Q, R से R कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल S। तो 352 में से 276 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 76। और हमें बोला है कि एक लड़की T है जिसका वजन S से 3 किलोग्राम अधिक है, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 79। अब हमें बोला है कि T जो है, एक लड़की T जिसका वजन S से 3 किलोग्राम अधिक है, Q की जगह पर आ जाती है, तो औसत कितना हो जाता है हमारा, 87। इसका मतलब ये है कि P प्लस R प्लस S प्लस T, इनका औसत वजन कितना हो जाता है, 87। तो 87 हो जाता है, मतलब 87 का 4 गुना, तो 320 और 7 चौके 28, 320 और 28, 348। अब हमें यहाँ पर Q की वैल्यू बताना है, तो हमें Q की वैल्यू बताने के लिए हम यहाँ पर देखिए T का मान हमें कितना दिया हुआ है, 79। इसका मतलब P प्लस R प्लस S की वैल्यू कितनी होगी, 79 को हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो 79, 18 में से 9 गए तो बचेगा 9, और 13 में से 7 गए बचा 6, और ये 2, तो 269। इस T की मान को मैंने यहाँ घटा दिया, तो P प्लस R प्लस S हो गया हमारा 269, और P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना दिया है, 352। तो अगर मैं इसमें से P प्लस Q प्लस R प्लस S में से P, R और S को घटा दूं तो क्या बचेगा, केवल Q। मतलब 352 में से 269 को घटा दें तो किसका मान आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा। तो 352 माइनस 269, तो यहाँ पे 12 में से 9 गया तो बचेगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 34 में से 26 गए तो बच जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 83। तो आप चाहें तो इसको बेसिक से ऐसे कर लें, या फिर जैसा मैंने तरीका आपको बताया औसत बढ़ाने वाला, है ना, वो तरीका अगर आप सीख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी 5 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, क्रमागत दी हुई हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है वो हमेशा औसत होती है। तो औसत कितना है, 8। हमें पूछा सबसे छोटी, तो 8 के पहले सम संख्या होगी 6, और 6 के पहले एक सम संख्या कौन सी होगी, 4। तो सबसे छोटी 5 क्रमागत जिनका औसत 8 हो, कौन सी होगी, 4। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर आप बेसिक से करोगे
ठीक है। इसी को अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से करने के लिए आपको करना पड़ेगा x माइनस 2 x माइनस 4, क्योंकि सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है सम और विषम में, ठीक है। फिर यहाँ पे बनेगा x प्लस 2 और ये बनेगा x प्लस 4। फिर इनका औसत कितना है 8, तो इनका योग कितना हो जाएगा 40। सबको अपन जब जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा 40। सबको जोड़ेंगे तो देखो ये माइनस के 4 से प्लस के 4 कटे जाएंगे, प्लस के 2 से माइनस के 2 कट जाएंगे, तो x x x x कितने हो गए 5x। तो 5x बराबर कितना आ गया 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो x बराबर आ गया है 8। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है x माइनस 4, तो 8 में से 4 गया कितना बचा 4। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 4। तो इसको ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत 24 है, पहली 2 संख्याएं 22 और 34 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए एक संख्या है 22, एक संख्या है 34 और तीसरी संख्या हमें बताना है, और इन सब का औसत कितना है 24 है। औसत 24 होने का मतलब यह है कि एक इमेजिनरी तौर पे अगर हम देखें, काल्पनिक तौर पे अगर हम देखें तो इन सभी का मान 24 24 24 होना चाहिए, तभी औसत 24 बना है, ठीक है। औसत का मतलब यही होता है। अब जैसे 22 है, इसका मतलब ये क्या है 2 औसत से 2 कम है, ये 34 है मतलब ये औसत से कितनी है 10 ज़्यादा है। अगर इन दोनों संख्याओं को देखें तो ये औसत से कितनी ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो तीसरी संख्या है औसत से 8 कम होगी तभी तो औसत मिलेगा उनका। तो औसत से 8 कम होगी मतलब 24 में से 8 कम होगी तो कितनी होगी 16 होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बनने वाला है बी। करेक्ट आंसर हमारा हो गया है बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका आपको सीखना चाहिए, ठीक। चलिए, संपीड़ित कंप्रेस्ड फ्रेश वाटर है ना, संपीड़ित ताजे पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये आता रहता है। 40 लीटर है एक मिश्रण है जिसमें से 4 लीटर क्या है शुद्ध पानी है। 10% का मतलब क्या हो गया 4 लीटर, 10% का मतलब कितना हो गया 4 लीटर है ना। तो 10% पानी है तो बाकी क्या बचा, जो कुछ भी है वो कितना है 36 लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में 25% हो। तो इसमें हम पानी अगर मिलाएंगे तो पानी मिलाने से ये जो भी चीज़ है कुछ भी हो, ये इसकी मात्रा नहीं बदलने वाली है, 36 का 36 ही रहेगा, है ना। लेकिन पानी मिलाने से पानी का परसेंटेज बढ़ रहा है तो इसका परसेंटेज क्या होगा घटता जाएगा। पानी का परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया है 25, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 75। अब 75%, लेकिन मात्रा नहीं बदली है क्योंकि हमने क्या मिलाया है पानी, इसकी मात्रा नहीं बदली है लेकिन इसका क्या बदल गया है परसेंटेज। पहले 90 था वो गया 75, तो 75 पे वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 36। हमसे बोला है कि कितना पानी मिलाया गया है, तो पानी के मिलाने के बाद नई मात्रा कितनी है 25%। 75 पे वैल्यू कितनी है 36, तो 25 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। पहले से पानी कितना था हमारा 4, अभी कितना हो गया है 12, तो नई मात्रा कितनी होगी 8, मिलाई गई मात्रा कितनी होगी 8 लीटर। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें गलत दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन सी 9 लीटर, है ना। 9 लीटर तो हम मिला ही नहीं सकते, जैसे 4 में 9 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 पे वैल्यू हो गई है 25%। 13 मतलब टोटल कितना हो गया है 52 लीटर, है ना। और पहले से कितना था 4, मतलब हमने कितना मिलाया है 12 लीटर। तो दोनों वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं ना, मैंने इसको चेक कर लिया है। करेक्ट आंसर इसका 8 लीटर ही है। देखिए अब एक ये गलत क्वेश्चन का एक नमूना और दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर, कि स्कूल में इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। स्कूल में कुल संख्या कितनी है बच्चों की 880। अब जो इसमें लड़के लड़कियों की संख्या दी हुई है चारों ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में देखिए 340 280 कितना हो जाएगा 300 200 500 500 620, ठीक है। फिर बी ऑप्शन दिया है 300 320 कितना हो गया 620।
यहाँ पे कितना दिया है 200 420 कितना 620, यहाँ पे कितना दिया है 100 520 मतलब कितना 620। लड़के लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों की संख्या का टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 620, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 880। अब इसी क्वेश्चन को मैं 620 मान के सही करूंगा तो वो ऑटोमेटिक आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो लड़कों का अनुपात कितना है 17 और लड़कियों का कितना है 14, 17 14 का योग कितना आ जाएगा 31 और 31 दूनी कितना होता है 62। तो एक अब हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो उस क्वेश्चन में आप कोई भी ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ जाओ, अपना समय खराब नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी लोगों को नंबर मिले ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में फालतू फंसना नहीं है। लेकिन इसका सही जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे कुल संख्या होगी 620, फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 17 14 लड़के लड़कियों का अनुपातिक योग कितना हो गया 31 और लड़के लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई 620। तो एक पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। हमसे पूछा है लड़के और लड़कियों की संख्या, तो एक पे वैल्यू 20 है तो 17 पे कितनी हो जाएगी 17 दूनी 34, एक ये 0 और 14 पे, है ना। तो एक पे 20 है 14 दूनी 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 320 280। ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा और इसने दिया भी है, देखो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया है ए दिया है, जबकि दोनों को जोड़ने पे 880 आ ही नहीं रहा है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में गलत दिया है। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में सही दिया रहता है, हिंदी में गलत, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में भी 880 है और हिंदी में भी 880 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का मैथ्स का, तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 950 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 78 प्लस करली ब्रैकेट के अंदर 76 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 52 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज सब क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी बोर्डमास रूल लगाते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के भी अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीजन, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अल्फा जो ऑपरेशन है उनमें सबसे पहले किसका होता है, ऑपरेशनल साइंस में सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन। तो 69 में हम क्या करेंगे 7 का डिवीजन करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे इनटू 2 का और उसमें क्या जोड़ेंगे 52। तो अभी देखिए 9 7 63 ये कट तो रहा नहीं है, तो इसका तरीका अच्छा ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो जाएगा 52 प्लस 69 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 138। ठीक है, ये 7 था, ये हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 7। अब इस 7 में इसका मल्टीप्लाई कर दें। शायद इसका भी आंसर नहीं आ रहा था, इसका भी आंसर नहीं आ रहा था जब मैं अभी इसको देख रहा था। तो इसको मेरे को करना पड़ेगा 69 की जगह 63। इस 69 की जगह अगर मैं 63 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार हो जाएगा 9 बार, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 52 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 में ये हो जाएगा 146, 52 में 18 को जोड़ेंगे तो 70 और 70 में 76 को जोड़ेंगे 146 और 146 में हम 78 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 14 के 4 हासिल का 1 7 4 11 224। तो 750 में से जब 224 को घटाएंगे तो 200 घटा दो सबसे पहले, तो 750 24 और घटा दो तो कितना 726। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर बन जाएगा 726। तो इस तरीके से गलत क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और बच्चे अपना समय खराब कर लेते हैं। और देखिए करेक्ट आंसर इसने क्या दिया है 726, लेकिन 726 यदि आप इसको 69 मान के सॉल्व करते रहोगे तो कभी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा वो 63 होगा। तो इस क्वेश्चन में सभी कैंडिडेट्स को नंबर मिले होंगे, लेकिन चालाक बच्चों ने इसको छोड़ के आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चन को कर लिया होगा, जो अपना टाइम वेस्ट किया होगा वो इसी तरीके से उलझे होंगे। तो एमपी के जो पेपर सेट होते हैं उनमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चलिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ये भी है,
क्वेश्चन है हमारा, मैं थोड़ा सा यहाँ बड़े में लिख लेता हूँ। 829 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 30 करली ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 4 स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 42 डिवाइडेड बाय 14 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया 14 तिया 42, 3 चौके 12, 12 और 10 22, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो ये कितना बचेगा 8। तो 829 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे 837। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी 837 है ना। तो इनको देखो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि जहाँ पे भी डिवीजन है और अगर वो फुल्ली डिविजिबल हो रहा है तो ही क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट भी करेंगे और वो सही भी होगा। नहीं तो वो अगर मान लो हो सकता है कि वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा हो और क्वेश्चन सही हो, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और फालतू में टाइम वेस्ट होगा। उसको आप सेकंड राउंड के लिए रखिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सेकंड राउंड में उसको अटेम्प्ट करिए। और नहीं तो फिर अगर आप डिवाइड हो रहा है तो फिर आप क्वेश्चन को इजी फटाफट सॉल्व कर लेंगे और वो क्वेश्चन करेक्ट भी होता है, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। पता चला उसमें डिजिट गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने किए। कंट्रोल होम पे आते हैं हम। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं काफ़ी और मैथ्स के भी हमने अभी क्वेश्चन किए। एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जल्दी में करवा दिए क्योंकि वो एक जैसे क्वेश्चन थे या सिंपल क्वेश्चन थे या फिर डिजिट खाली रखने वाले थे। तो वो क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा और अगर नहीं आते हैं है ना, आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर हम उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा है ना, या आपको पर्सनली करा दूंगा क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट कम है हमारे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। तो ये हमारा 1 फरवरी 2022 का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसके हमने आज मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिलेबस वही है, सब कुछ वैसे ही है। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो हाँ फिजिकल का थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपके 100 मीटर 800 मीटर और ऊंची कूद और लंबी कूद, गोला फेंक और लंबी कूद का थोड़ा सा आपके 40-30 नंबर के हिसाब से उनको डिवाइड किया है। तो वो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख ही लिया होगा। तो अभी फिजिकल का भी बढ़ गया है और आपका रिटर्न का भी वेटेज बढ़ गया है। तो जो बच्चे रिटर्न में अच्छे हैं वो रिटर्न में नंबर खींचेंगे, जो फिजिकल में अच्छे हैं वो फिजिकल में नंबर खींचेंगे। तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली पिछले लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो फिजिकल पर भी ध्यान दें, लेकिन बारिश हो रही है तो बारिश होने में ग्राउंड वगैरह गीले रहते हैं, तो कोशिश ये करें कि इंजरी ना हो है ना। ज़्यादा ग्राउंड अगर गीला समझ में आता है तो अभी आप खाली पढ़ाई पे फोकस करें। थोड़े दिनों में बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाएगी या ग्राउंड सूखा मिलता है या रोड पे रनिंग करते हैं तो आप रोड पे कीजिए, लेकिन अपने आप को इंजर्ड होने से बचाइए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।